मैथ में अगर आप अभी तक एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो अपना नींद खोलिए और सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए कि मैथ जितना सब्जेक्टिव पूछेगा 50 नंबर का, उतना 50 का तो ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। तो जितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है। और ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आपको कम समय में वे चीज़ें बनानी होती हैं और कम समय में बेहतर से बेहतर करना होता है। क्योंकि सब्जेक्टिव में आप जितना अधिक समय लगा रहे हैं ज़रूर, लेकिन वही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो उसको कम समय में बनाने के लिए सीखना है। तो अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो मेरा सभी चैप्टरों का जो ऑब्जेक्टिव सीरीज़ है उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और मैथ में क्या फ़ायदे की चीज़ है कि सभी चैप्टरों में एक मेन कॉन्सेप्ट होता है, उसी कॉन्सेप्ट पे सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहता है। और जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ चेंज रहेगा डिजिट, लेकिन चीज़ वही रहेगा। सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा लेकिन चीज़ वही रहेगा, मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो वही रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो वही रहेगा, बस डिजिट चेंज रहेगा। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्याओं और जो हमारा ये है जो चैप्टर फर्स्ट का है, कौन सा है चैप्टर फर्स्ट का, जो जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, उसका हम ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। कह रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। तो आपको बस सिंपल याद रखना है कि हम लोगों को नंबर दो तरह से पढ़ना है, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्या, रियल यानी वास्तविक संख्या। तो जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को कहते हैं। दूसरा है कि जो धन पूर्णांक a तथा b के लिए a बराबर bq प्लस r, जो आप पढ़े होंगे मासा निकालने के लिए, इसमें कौन कौन सी बातें सही होती है। तो इसमें सबसे पहली बात ये होता है कि r जो है या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा है। r जो है 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा। अब खोजिए 0 के बराबर किसी में है? नहीं, इसी में, सिर्फ इसी से आप बना सकते हैं। ध्यान रखना है कि r का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है, और ये जो b का मान है, b का मान है वो r से भी बड़ा होता है। b का मान जो r से भी बड़ा होता है और r का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन के बाद फटाक से देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि √2 है, कैसी संख्या है। तो आपको याद रखना है कि रूट में कोई भी संख्या पूछ दिया है वो बाहर नहीं निकलेगा रूट से, तो वो अपरिमेय होगा। जैसे √6 पूछ दिया, √7 पूछ दिया, √8 पूछ दिया, √11 पूछ दिया, √16 पूछ दिया, लेकिन अगर पूछ दिया √16 तो क्या ये अपरिमेय होगा? नहीं, बाहर निकल जाएगा 4, जो कि ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5। इसको हम थोड़ा सा आपको विस्तार में समझाने की कोशिश करते हैं। जब इस प्रकार की संख्या रहेगा और ये रिपीटेड नंबर है 5 5 5 5 5, तो सबसे पहले x बराबर मान लेते हैं 0.555। अब ये समीकरण फर्स्ट है। अब एक संख्या पे रेकरिंग था तो एक 0 से गुना करो। समीकरण फर्स्ट में 10 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 10x बराबर 5.555555 हो गया। ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकेंड। ये हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण सेकेंड। अब करना बस ये सेकेंड में फर्स्ट को घटाना है। जो हमारा 10x बराबर 5.555 है, इसको हम लोगों को इसमें घटाना है 0.555। तो ये इससे इसका काम खत्म हो जाएगा। 10x में से 1x गया तो ये 9x बचेगा। यहाँ पे बच जाएगा 5, जो कि x बराबर हो जाएगा 5/9। यहाँ 5 में से 0 गया 5, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। बताइए चौथा नंबर क्वेश्चन समझ में आया? चौथा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया तो फटाक से देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, जो कि है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होगा, जो निकल जाएगा परिमेय होगा। 27 निकलेगा, रूट 121 निकलेगा, 11 196 निकलेगा, 14 284 निकलेगा। लेकिन जब 27 की बात करें तो ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रस्तार शांत होगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा दशमलव प्रस्तार शांत होगा। तो बस आपको याद रखना है जिसके ऊपर को कहते हैं अंश, ऊपर को क्या कहते हैं? अंश। नीचे को कहते हैं हर। जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 होगा, केवल 2 और 5 होगा, वही हमारा क्या होगा? वही हमारा शांत दशमलव होगा, नहीं तो अशांत दशमलव होगा। जिसके हर के अभाज्य गुणनखंडन में क्या होगा? केवल 2 और 5 होगा। तो हम बड़ा से यहाँ स्टार्ट करते हैं, जैसे 1600 है। कब रीजन कब होगा शांत? जो देखिए पहला सिचुएशन, जब या तो 2 के पावर में कुछ हो और 5 के पावर में कुछ हो, या फिर केवल 2 के पावर में कुछ हो, या फिर केवल 5 के पावर में कुछ हो। जब इस प्रकार की चीजें रहेगा तब शांत कहेंगे। इसके अलावा अगर इसमें कुछ है तो अशांत हो जाएगा, इसमें कुछ है तो शांत हो जाएगा, इसमें कुछ है तो बस इतना रहेगा ना, ये 4 सिचुएशन, तब कहेंगे शांत। नहीं तो ये जो है 3 के अलावा कुछ भी है
तो कहेंगे आसान। तो ये सबसे पहले हम लोग 1600 है, 1600 का भाजन करके देखते हैं। तो 1600 को करेंगे तो 800 आएगा, 2 बार में लगाएंगे 400 आएगा, 2 बार में लगाएंगे 200 आएगा, 2 बार में लगाएंगे 100 आएगा, 2 बार में लगाएंगे 50 आएगा, फिर 2 बार में लगाएंगे 25 आएगा, 5 बार में लगाएंगे तो 5 आएगा। इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2 के रूप में है 1600। 15/1600 जो कि 15/2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2 के रूप में है। और यही जब हमको दिख गया तो इसको हम लोग कहेंगे 7.2 हो जाएगा हमारा। बताइए यहाँ तक समझ में आया आपको? किसी प्रकार का दिक्कत है? नहीं दिक्कत है अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए और बताइए कि इसके बाद आपको एक भी ऑब्जेक्टिव पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। इतना आप कर लेते हैं तो आप 10th में बहुत अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं। बाद हम लोग पहुँच गए हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो इसको हम 2 तरह से बनाने के लिए बताएंगे। पहला ऑप्शन वाइज, ऑप्शन क्या दिया हुआ है उसके अनुसार। दूसरा इसका जो मेन बनाने का तरीका है वो ये है कि ऊपर वाला को एकदम तोड़िए, नीचे वाला को एकदम तोड़िए, तोड़ करके देखिए कौन सा कट रहा है। जैसे कि इधर 92 है, 92 है, इसको हम लोग काट लगाते हैं, ठीक है। 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 2 से जब लगाएंगे तो या तो आपको पढ़ा रहे तो आप डायरेक्ट काट सकते हैं। इसका हमको लगता है दूसरा तरीका जो बताएंगे वो सबसे आसान होगा। ऐसे ये भी ठीक है। जब 2 से लगाएंगे कितना होगा, 2 चक 8 बचेगा 1, 2 छक 12, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 23, फिर ये कितना से लगेगा 23 लगेगा किसी से नहीं, 23 तो 23 रह जाएगा। फिर 115 है, 115 को लगाएंगे। सबसे पहले तो 115 जो है वो 2 से नहीं लगेगा, इसको ऐड करके देखेंगे 3 से लगेगा कि नहीं। तो 5 2 7, 3 से भी नहीं लगेगा, कितना से लगेगा 5 से लगेगा। 5 से कितना आएगा इसका, तो 5 से जब हम लोग लगाएंगे तो 5 दूनी के 10, 5 के 15, ये भी कितना आया 23 आया। कितना आया 23। यानी कि इसको हम लोग कितना बार में काट सकते हैं, तो एक जो हम लोग को कॉमन फैक्टर मिला है वो 23 मिला है। यानी कि ये हो जाएगा 23 चक 92 और ये हो जाएगा 23 बचे 115। अगर आपका पहाड़ा मजबूत है तो ये चीज़ ये ना कर करके अब डायरेक्ट इसको देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट कटेगा कितना 23 चक 92, 23 बचे 115, ठीक है। तो ऐसे तो आपको डायरेक्ट आंसर दिख जाएगा कि ये हमारा 4/5 है आंसर, ऐसे दिख जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, पहाड़ा अगर पता है तो आप 1 सेकंड में कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ऑप्शन वाइज। जैसे कि ये कह रहा है कि सरलतम रूप क्या है जो, तो सरलतम रूप यानी कि एकदम छोटा से छोटा रूप होगा, उसके बाद उसको हम नहीं काट सकते हैं, नहीं उसको कुछ कर सकते हैं। तो जब आप 46/23 को देखिएगा तो ये तो सरलतम रूप नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा टूटा हुआ है, नहीं है। अब बात है ये तीनों में कि कौन सरलतम रूप है। तो नीचे जो है, नीचे 115 है, तो नीचे 115 है तो कितना भी काटिएगा तो वो 4 से कटेगा। 4 से काट के देख लीजिए, उसका 2 अंक को 15 है, 4 से नहीं काटेगा। बचा ये दोनों, बचा 3/5 और 4/5। तो इसमें से देखिएगा तो नीचे वाला तो 5 से कटेगा, ठीक है, ये भी 5 से कटेगा। लेकिन अब ऊपर वाला को बस एक बार देख लीजिए, ये हो जाएगा 9 2 11, 9 2 11। तो 11 जो है 3 से नहीं कटेगा, यानी कटेगा किससे 4 से। तो ऑप्शन वाइज आप इस प्रकार से छाट के बना सकते हैं। पहाड़ा पता है तो एक बार में आप काट दीजिएगा 23 चक 92, 23 बजे 15 से। और नहीं पता है तो इस पे 2 सेकंड समय लगा के बना लीजिएगा। और वो भी नहीं पता है तो ऑप्शन वाइज छाट करके आप आराम से बना सकते हैं। ये था हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है जो ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पूछ रहा है संख्या रेखा को क्या कहा जाता है। संख्या रेखा हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में, उसको क्या कहा जाता है। वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है कि अवास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है कि ए और बी दोनों की इनमें से कोई नहीं। 8वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि संख्या रेखा को क्या कहा जाता है। तो संख्या रेखा पे हम लोग जितना भी संख्या पढ़ते हैं वो कैसी संख्याएं पढ़ते हैं, वास्तविक संख्या पढ़ते हैं, तो उसको कैसी रेखा कहेगा, वास्तविक संख्या रेखा कहेगा। लेकिन यहाँ पे दे दिया है अवास्तविक यानी काल्पनिक, और ये और बी दोनों दे दिया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये और बी दोनों ना हो जाए। कैसा संख्या रेखा होता है, वास्तविक होता है। 8वां क्वेश्चन हो गया। 8वां के बाद 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि परिमेय संख्याओं को निरूपित किया जाता है। परिमेय संख्याओं को कैसे निरूपित किया जाता है, Q/P के रूप में निरूपित किया जाता है, या फिर P/Q के रूप में, या फिर P+Q के रूप में, या फिर P-P के रूप में। तो जहाँ Q = नॉट 0 कौन सा कहा किया जाता है। तो जैसे ही आप परिमेय संख्या का परिभाषा पढ़ते हैं या परिमेय संख्या पढ़ते हैं तो वहाँ पे आराम से ये चीज़ बताया जाता है कि परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ Q = 0 होता है। तो ये देख करके नहीं लगा देना है कि Q = 0, तो ऑप्शन डी तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा कि P/Q के रूप में लिखा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 के बाद देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि 5.23333 5.23333 ये रिपीट हो रहा है।
कह रहा है ये कैसी संख्या है। तो देखिए इसमें सिंपल आपको याद रखना है कि कब परिमेय होगा कब अपरिमेय होगा। पॉइंट के बाद कोई संख्या अगर रुक गया है, वहाँ कोई ना ही रिपीट हो रहा है ना ही कुछ, तो उसको तो हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। अगर पॉइंट के बाद कोई संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, जो कि सेम सीक्वेंस में रिपीट हो रहा है, वही रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। ये भी इसी कैटेगरी में आता है। इसके बाद जो संख्या है वो रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, ये भी क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय संख्या कौन होता है, जैसे कि पॉइंट के बाद कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी आते जा रहा है अनंत तक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे कि इसका एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि परिमेय है कि अपरिमेय है बताइए, जिसमें दे दिया अगर 2 और दे दिया 0 1, फिर दे दिया 0 0 1, फिर दे दिया 0 0 0 1, फिर दे दिया 0 0 0 0 0 1, इस प्रकार की संख्या। तो इसमें कोई फिक्स थोड़ी है कि कुछ रिपीट हो रहा है, नहीं ना। तो जब कुछ फिक्स नहीं हो कि रिपीटेशन का, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या। फिक्स रहेगा तो उसको क्या कहेंगे परिमेय संख्या, और इंड हो जाएगा तो उसको हम लोग आराम से कहेंगे परिमेय संख्या। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 22/7 एक क्या है। 22/7 एक कैसी संख्या है। देखिए सबसे पहली बात, अगर ये पूछे जैसे कि हम लोग जो पाई पढ़ते हैं वृत्त में पाई, तो पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। पाई एक कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या, जिसका वैल्यू 3.14 ऐसे करके कुछ होता है। लेकिन ये जो 22/7 है वो पूरा पाई का वैल्यू नहीं होता, ये लगभग 22/7 होता है, ये लगभग 22/7 होता है। इसलिए ये क्वेश्चन घुमा करके हमेशा जरूर पूछ ही देता है कि 22/7 कैसी संख्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि 22/7 जो है वो कैसी संख्या है परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का वैल्यू जो 22/7 है ये एग्जैक्ट 22/7 नहीं, ये लगभग 22/7 है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि 22/7 एक क्या है परिमेय संख्या है। लेकिन अगर पूछेगा पाई कैसी संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। और साथ में अगर वो पॉइंट दे दिया 3.14 इस प्रकार से, वो जिसका कोई रिपीटेशन नहीं रहता है, इधर इधर कोई भी संख्या आते जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो पाई या दशमलव वाला वो पूछ दिया तो वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। लेकिन 22/7 अभी ध्यान रखिए, 22/7 कभी भी पूछे तो कैसी संख्या है परिमेय संख्या। 22/7 अगर पूछेगा तो कैसी संख्या है परिमेय संख्या है। बताइए कोई दिक्कत है इसमें। उसके बाद है 12वां नंबर क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है। तो सबसे पहले तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूरा जो भी संख्या पे लागू होता है वो 0 से बड़ा, 0 को छोड़ करके, कहाँ 0 को छोड़ करके सभी पूर्णांकों पे लागू किया जाता है। 0 को छोड़ करके, 0 को छोड़ करके जितना भी पूर्णांक है सभी पे लागू किया जाता है। तो इसका 12 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, 12 का ए हो जाएगा। 12 नंबर के बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि √18 का परिमेय करणीय गुणांक कौन सा है। √18 का परिमेय करणीय गुणांक कौन सा है। परिमेय करणीय गुणांक किसको कहते हैं, यानी कि जिसको गुना करने पर ये सबसे पहले जो संख्या दिया रहेगा क्वेश्चन में वो अपरिमेय संख्या रहेगा। जो संख्या दिया हुआ रहेगा वो कैसा संख्या रहेगा अपरिमेय संख्या। और क्वेश्चन में पूछेगा कि इसमें हम लोग क्या गुना करें कि उसको परिमेय बना दे। तो √18 का परिमेय संख्या है, अब पूछ रहा है इसमें क्या गुना करें कि ये बन जाएगा परिमेय। तो सबसे पहले जो भी दिया रहेगा संख्या, पहले ये देखना है कि वो रूट से पूरी निकल चुका है या फिर और कुछ है अंदर। जैसे कि √18 है तो √18 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं 3 तिया के 9 दूनी 18। √18 को लिख सकते हैं कि नहीं, 3 तिया 9 दूनी 18, इसको तोड़ करके तो इससे बाहर निकल जाएगा या नहीं, 2 3 के बदले 1 3 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा √2। यानी ये जो हमारा ये है, ये जो हमारा √18 है यही ना है 3√2, यही क्या है 3√2 के बराबर है। यानी ये बस हम किए क्या है, जो अंदर में डबल 3 था उसको 1 बाहर निकाल दिए। अब इसको देखिए 3√2 है, क्या है 3√2। अब देखिए कि 3√2 से हम लोग क्या बाहर, 3√2 में हम लोग क्या गुना करें कि ये परिमेय बन जाए। तो यहाँ पे बस एक अपरिमेय संख्या है जो कि √2 है। 3√2 में कौन सा अपरिमेय है √2 है। तो इसमें अगर हम लोग √2 गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 3 गुने √2 गुने √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। √2 गुने √2 2 हो जाएगा, 3 गुने 2 3 दूने के 6 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो परिमेय करणीय गुणांक है वो √2 है। कौन सा है √2। आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। परिमेय करणीय गुणांक कौन सा है बी हो जाएगा, यानी √2 है। ये है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। बताइए समझ में आया या नहीं आया। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने के लिए तकनीक ये है। मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो हम लोग यूज़ करते हैं वो किस चीज़ को निकालने के लिए यूज़ करते हैं। a बराबर BQ प्लस R जो हम लोग फॉर्मूला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यूज़ करते हैं वो क्या चीज़ निकालने के लिए यूज़ करते हैं। लासा निकालने के लिए, मासा निकालने के लिए, भागफल निकालने के लिए, शेषफल निकालने, क्या याद रखना है वो मासा निकालने के लिए यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, मासा निकालने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन ये वाला है।
है, कह रहा है कि 5, 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात। सबसे पहले 3 संख्या दिया गया, 5, 15 और 20, 5, 15 और 20 दोनों का कह रहा है लासा और मासा। लासा और मासा, पहले कौन कह रहा है उसको ऊपर रखिएगा, बाद में जो कह रहा है उसको नीचे। लासा और मासा का अनुपात निकालने के लिए, यानी कि इसका जो है एलसीएम, एलसीएम बटा एचसीएफ, एलसीएम निकालना है बटा एचसीएफ निकालना है, यही हमारा अनुपात हो जाएगा। तो 5, 15, 20 का जब हम लोग निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम निकालने का एक और तरीका है कि सबसे पहले जो संख्या दिया गया है, शॉर्टकट तरीका आपको बता रहे हैं, जो संख्या दिया गया है उसमें देख लीजिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 20। क्या क्या 20 दोनों से कट रहा है, अगर कट रहा होगा तो वही हो जाएगा एलसीएम, नहीं कट रहा है तो देखिए, तो 5 से तो कटेगा लेकिन 15 से नहीं कटेगा, ठीक है। फिर 20 से बड़ा वैसा संख्या देखिए, 20 से बड़ा वैसा संख्या देखिए जो 20 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, लेकिन 20 से बड़ा है, ठीक है। जैसे कि हम लोग भागा में नहीं यूज़ करते हैं कि उसके बराबर हो, उससे छोटा हो, ऐसे करके दिमाग लगा के इसको भी बना सकते हैं। तो 20 से बड़ा एक 60 है, 20 से बड़ा एक 60 है, उससे पहले एक भी संख्या ऐसा नहीं है जो 20 से भी कट रहा हो, 15 से भी कट रहा हो, 5 से भी कट रहा हो, ऐसे करके आप बना सकते हैं। नहीं ऐसे बना सकते हैं तो आराम से ऐसे करके आप बनाइएगा कि इसको 5 बार में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1, 5, 20, ऐसे करके निकाल सकते हैं। यानी कि इसका जो है हमारा जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम तो वो हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। फिर एचसीएफ, एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले एक काम करते हैं, भाज्य गुणन खंडन ही कर लेते हैं। 20, तो ये 5 से तो 5 ही रह जाएगा, ये 3 बार में लगाएंगे 5 आ जाएगा, ये 2 बार में लगाएंगे 10, ये 2 बार में लगाएंगे 5 आ जाएगा, यानी इसका जो है 5 है, और क्या है 3 गुने 5 है, और क्या है 2 गुने 2 गुने 5 है। अब बताइए इसमें से कॉमन क्या है, तो कॉमन बस एक ही चीज़ है, 5, 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 यानी कि इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये 2 तरीका है, या तो आप डायरेक्ट दिमाग में सोच पा रहे हैं कि इससे बड़ा कौन सा संख्या ऐसा है जो तीनों से कट रहा है, वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। फिर ये भी आपको दिमाग में सोचना है कि इससे तीनों से जब सबसे छोटा है, छोटा से क्या छोटा वाला, सबसे पहले छोटा वाला संख्या है वो तीनों को काट पा रहा है, तीनों को काट पा रहा है तो वही एचसीएफ हो जाएगा। नहीं तो फिर सोचना है कि उससे भी छोटा कौन सा ऐसा संख्या है जो जिससे तीनों कट रहा है, तो वही हमारा एचसीएफ होता है। तो ये हो गया सोचने का तरीका। नहीं तो फिर आप क्या कीजिएगा, जो भी संख्या उसको अभाज्य गुणन खंडन कर दिए। अब देखना है कि तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में जो सेम है वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। जैसे कि इसमें तीनों में एक ही चीज़ सेम है, पहला दूसरा तीसरा में एक ही सेम है जो कि 5 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 5 हो गया। और एलसीएम के लिए क्या किया जाता है कि जो सेम है उसको 1 लो और बाकी सब जो जितना है उतना लो। 3, 2, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 चक 12 25 60 हो जाएगा, 5 गुने 3 गुने 2 गुने 2, तो 60 हो गया हमारा, क्या 60 हो गया एलसीएम। अब इसको काट देंगे 12, यानी कि 12/1, यानी यही हो गया, ऊपर 12 है, ऊपर क्या है 12, तो ये हो जाएगा 12:1। क्या हो जाएगा 12:1। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि 4 के पावर n के 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंडन में 2 के अलावा कौन से संख्याएं के गुणनफल के रूप में होना चाहिए। तो जब भी इस प्रकार से कोई संख्या दे दे, 16 नंबर क्वेश्चन, जब भी इस प्रकार से कोई संख्या दे दे, जैसे कि दे दिया है 4 के पावर n के 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंडन में 2 के अलावे कौन से संख्याएं गुणनफल के रूप में होना चाहिए, तो मात्र 2 ही ऐसा संख्या है, कौन, 2 और 2 के अलावे 5। कौन सी संख्या है, 2 और 2 के अलावा 5। अगर कोई भी इस तरह पर 4 के फॉर्म में पावर में कोई संख्या है और ये 2 और 5 अगर पावर रहेगा तभी उस वो जो संख्या है 0 पर समाप्त होगा, नहीं तो 0 पर नहीं समाप्त होगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है। तो सबसे पहली बात, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, भाज्य अभाज्य तो पता है, अभाज्य, अभाज्य और भाज्य। तो अभाज्य किसको कहते हैं, जो 1 से और स्वयं से लगे उसको अभाज्य कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा कौन होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, जो 1 और स्वयं के अलावा उसका और गुणनखंडन हो, जैसे कि हमारा 3 का तो 1 और 3 स्वयं है लेकिन 4 है। अब कह रहा है कि सबसे छोटी दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो दोनों को जब गुना कर देंगे, सबसे छोटी अभाज्य 2 है, सबसे छोटी भाज्य 4 है, दोनों को जब गुना कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी 8। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, 17 का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी यानी 8 हो जाएगा। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन, 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। बस सिंपल पूछ रहा है
कि नीचे जो 3-4 संख्या दे दिया है इसमें से कौन अभाज्य है, जो कि हमको लगता है ये सारा क्वेश्चन इतना हल्का क्वेश्चन है, मतलब एकदम सोचने वाला बात ही नहीं है इसमें कुछ। आप आराम से एकदम फटाक से इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा भी सोचने के लिए कुछ है नहीं। बस आपके पास जो दिमाग है ना वो मरा हुआ नहीं रहना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। कौन सी संख्या अभाज्य है, तो अभाज्य किसको कहते हैं, जो एक और स्वयं से लगेगा। अब देखो सब संख्या को ध्यान से, कौन कौन सा, जैसे कि 25 है तो 25 ही तो लग जाएगा बहुत सारा संख्या, 15 है 5 15 ही तो बहुत लग जाएगा, 16 है 4 16 बहुत से लग जाएगा, लेकिन 29 को बताओ कौन सा पहाड़ में 29 आता है। एक 29 एकम 29 और 1 गुने 29 29, इसके अलावा किसी में आता है नहीं। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर अगर आप मैथ का ऑब्जेक्टिव खास करके देखिएगा तो उसमें कुछ रहेगा ही नहीं, सारा में क्या है, डिजिट चेंज होगा, चीज़ वही रहेगा। समझ आ रहा है ना, मतलब कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए और उसको आप खुद से बना लीजिए, इतना आसान आप सोच नहीं सकते हैं। ये हो गया 18 नंबर क्वेश्चन। 18 के बाद 19 देखिए, 18 के बाद 19 देखिए। 19 नंबर में क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि 625 के अभाज्य गुणनखंडन में 5 का अधिकतम घातांक क्या है, 625 के। तो सबसे पहले 625 का आराम से हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंडन निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये तो छोड़ो, 8 तेरे 5 से लगेगा, तो ये कितना बार में आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी के 5 एकम 5, 1 बचा 2, 5 दूनी के 10, 2 बचा 25 25, फिर 5 से लगाएं तो 5 दूनी के 10, 2 5 5 25, फिर 5 से लगाएं तो 25 25, यानी कि इसको लिखेंगे 625 बराबर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी कि 625 बराबर 5 के पावर 4, 5 के पावर 4, 625 बराबर क्या, 5 के पावर 4। अब बताइए, पूछ रहा है कि 625 के बाद 5 का अधिकतम घातांक क्या हो, 5 का अधिकतम घातांक क्या है, 4। सिंपल सी बात है, 5 का अधिकतम घातांक क्या है, 4 है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई किस प्रकार का दिक्कत है। 625 के अभाज्य गुणनखंडन में 5 का अधिकतम घातांक क्या होगा, 4 होगा। कोई दिक्कत है इसमें किसी प्रकार का, नहीं ना दिक्कत है। ये हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। 19 के बाद है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 26 और 91 का मासा, 26 और 91 का मासा, यानी कि HCF महत्तम समापवर्तक निकालना है। सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंडन कर लीजिए आराम से, 2 से लगाएंगे 13, 2 से लगाएंगे 13, 13 दूने 26, फिर 91 है, 91 तो 91 लगेगा, देखो तो किससे लगेगा, तो 91 जो है 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट ये 7 से लगेगा, 13 7 91, 13 7 91। अभी ये हम इतना कर रहे हैं ना, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताएंगे। 26 है, यानी 26 बराबर 3 गुने 13 लिख सकते हैं, और 91 बराबर 7 गुने 13 लिख सकते हैं। अब दोनों में क्या कॉमन चीज़ है, दोनों में कॉमन है 13, दोनों में कॉमन क्या है 13, यानी कि इसका मासा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये सारा चीज़। अब यहीं पे आपको याद रखना है कि अगर संख्या में 2 अभाज्य संख्या दे दे, अगर संख्या में 2 अभाज्य संख्या दे दे, जैसे कि संख्या दे दिया यहाँ पे आपको 7 और 19, 7 और 19, 7 और 19, 7 और 19 दे दिया। अब ये दोनों कैसा संख्या, अभाज्य संख्या। तो जब अभाज्य संख्या दे दिया है और अब इसका अगर मासा पूछेगा तो चुपचाप आंख बंद करके 1 बोलिएगा। क्या बोलिएगा, 1 बोलिएगा। जब 2 संख्या दे दिया और पूछ रहा है आपसे कि इसका क्या होगा मासा, इसका क्या होगा मासा, जब कोई 2 संख्या दे दिया और पूछ रहा है कि क्या होगा इसका मासा, तो आराम से बोलिएगा 1 होगा, आंख बंद करके, हम पे भरोसा रख करके। लेकिन आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि वो अभाज्य संख्या है दोनों। यहाँ पे 26 और 91 दिया था जो कि अभाज्य नहीं था, तो इसको हम लोग निकाल लिए, जिसका मासा आ गया 13। 20 नंबर क्वेश्चन भी हुआ खत्म। खंडन में 2 का महत्तम घात कितना होगा, मतलब ये क्वेश्चन हमेशा एक बार फिक्स ही रहता है, कुछ भी संख्या दे दिया और पूछेगा कि उसका महत्तम घात क्या होता है। इस समय आपको एकदम थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है और मेरे बात को ध्यान रखना है, बस एकदम जल्दी से फटाक से कोशिश करना है उसका जितना जल्दी से जल्दी हो सके अभाज्य गुणनखंडन कर देने का। तो ये क्या कैसे होगा, तो ये प्रैक्टिस से होगा, जितना ज़्यादा इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2 से लगाएंगे 2 7 14, 2 7 14, 1 बजा 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 3 6, 2 4 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 2 7 14 17। अब बताइए इसके अलावा कुछ आया है, नहीं आया, यानी कि इसको हम लोग डायरेक्ट पता है ऐसे गिन लीजिएगा 1 2 3, यानी महत्तम घात 3 होगा। लेकिन नहीं संतुष्टि मिल रहा है तो इसको फिर ऐसे लिखिएगा 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 17। अब इसको लिखिएगा 156 बराबर 2 के पावर 3 गुने 17, यानी 2 का घात अधिकतम कितना आया 3। ये ना पूछ रहा था कि 156 के अभाज्य गुणनखंडन में 2 का महत्तम घात कितना होगा, जो कि आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, किसी प्रकार का दिक्कत है, कोई प्रकार का दिक्कत है इसमें, किसी प्रकार का दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, नहीं दिक्कत है किसी प्रकार का। अब इसके बाद 22 के बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन, वह धन पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से भाज्य हो वो क्या किस तरह का पूर्णांक होता है। ये परिभाषा लिख दिया है और आपको पूछ रहा है। अभी हम बताए थे
कि वह धन पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से भाज्य हो किसी तरह से पूर्णांक होंगे। एक और स्वयं से भाज्य, उसके अलावा किसी से नहीं, एक और स्वयं से सिर्फ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। एक और स्वयं से सिर्फ हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक और स्वयं से सिर्फ हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य। कोई दिक्कत है। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, जो एक और स्वयं से कटे उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जो एक और स्वयं के अलावा भी बहुत सारी संख्या से कटे उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जो दो से कटता है उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। जो दो से नहीं कटता है उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। मतलब ये सब सिर्फ आप जब पढ़े हैं, बेसिक क्लास नहीं देखे तो फटाक से मेरे जाकर बेसिक क्लास देख लीजिए, और ये बस याद रखने का चीज़ें हैं, और ये हमेशा याद रखिएगा तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 किस प्रकार की संख्या। सिंपल, बस आपको याद रखना है ये इस चीज़ को। क्या इसका बहुत अच्छा एक तरीका बताते हैं आपको। सबसे पहले जैसे कि कोई स्टूडेंट को जब ये क्वेश्चन मिला, तो ये क्वेश्चन जब मिला तो वो क्या करने लगेगा, पूरा गुना करने लगेगा, जो कि गुना करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम समय लगेगा। इसको अगर हम लोग गुना करते हैं तो गुना करने में तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इसका ट्रिक ये याद रखना है, सबसे पहले आप इसको दो पोर्शन देख सकते हैं। एक है 7 गुने 11 गुने 13 और बीच में है प्लस और फिर है 13। यहाँ से यहाँ एक पोर्शन, यहाँ से एक पोर्शन, दो पोर्शन है। ठीक है, दो पोर्शन है। अब इसमें और इसमें आपको देखना है कॉमन क्या है, कौन से संख्या को हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें और इसमें एक चीज़ कॉमन दिख रहा है 13। 13 को जब निकाल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 7 गुने 11। क्या बचेगा, 7 गुने 11 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा 13 गुने 7 गुने 11 को जब हम लोग करेंगे तो 77 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 77। और 77 में जब 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे बताइए कि 13 कैसी संख्या है, 13 है अभाज्य संख्या। 78 कैसी संख्या, 78 है अभाज्य संख्या। जब भी आप कोई भी दो संख्या ऐसा उठा लीजिए, कोई भी दो संख्या ऐसा उठा लीजिए जिसमें एक अभाज्य हो, एक अभाज्य हो और दूसरा भाज्य हो, और दूसरा भाज्य हो, एक अभाज्य हो और दूसरा भाज्य हो, कोई भी दो संख्या ऐसा उठा लीजिए, तो वो हमेशा जो है वो संख्या कैसी संख्या आती है, तो वो भाज्य संख्या आती है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप एकदम 1 सेकंड में बना लीजिएगा। और जिसको नहीं पता है वो खाली घमंड में रहता है कि हमको मैथ आता है, तो उसको बैठ जाएगा गुना करे ले, गुना करते रहेगा, उसका टाइम हो जाएगा पार। और मैथ में सबसे बड़ा चीज़ यही होता है उस समय कि आपको टाइम को बचाना है, उसको टाइम को बचाना है। याद रखिएगा, अभाज्य और भाज्य का गुणनफल कितना होता है, भाज्य होता है। अब जैसे कोई एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं। अभाज्य संख्या कोई ले लीजिए, अभाज्य कौन सा है, 5 है अभाज्य 5 गुने कोई भाज्य ले लीजिए, भाज्य कौन सा है, 4 गुना कीजिए कितना आएगा, 20, जो कि भाज्य आया ना। कोई और ले लीजिए, कोई और भी ऐसी प्रकार से आप कुछ भी उठा के ले लीजिए ना, ठीक है ना, कोई भी लेकर के देख लीजिए आप, हमेशा क्या आएगा, हमेशा भाज्य संख्या आएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। ये क्या तरीका है, बस दिमाग में इसको रखना है और इस प्रकार से एकदम फटाफट सॉल्व करना है। इसके बाद हम लोग बस पहुँच गए 25 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है a1/a⁴n का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो बहुत सिंपल है, जब पावर हो, जैसे कि a पे पावर n रहता और इसको हमको नीचे लेके जाना रहता तो 1/a पे पावर -n हो जाता कि नहीं। अब यही नीचुआ में है, ऊपरवा में नहीं, नीचुआ में है a पे पावर n। इसको हम लोग जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावरवा में माइनस हो जाएगा, पावरवा में माइनस हो जाएगा। कौन सा है, a पे पावर -n। देखिए ये वाला है, हड़बड़ी में ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि n पे पावर -a दे दीजिएगा, हड़बड़ी में ऐसा नहीं कीजिएगा। a पे पावर -n होगा, a पे पावर -n हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, किसी प्रकार का दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। 25 के बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या, p तथा q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मासा क्या होगा। अभी पीछे हम बताए थे, जब दो अभाज्य संख्या है तो उसका मासा 1 होता है। जब दो अभाज्य संख्या है तो उसका HCF 1 होता है। जब दो अभाज्य संख्या होता है तो उसका HCF कितना होता है, 1 होता है। किसी प्रकार का दिक्कत है। 27वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है a+√b का परिमेयकारी गुणांक कौन सा होगा। तो इस प्रकार का जब भी रूट में संख्या रहे तो कुछ नहीं करना, बस उसका साइन चेंज कर देना। जैसे अगर दे दिया 6+√7, इसका परिमेयकारी गुणांक कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 6 - √7। कौन सा हो जाएगा, 6 - √7। तो a+√b का कौन सा हो जाएगा, a-√b। कौन सा हो जाएगा, a-√b हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, a-√b हो जाएगा। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, दिक्कत। उसके बाद है 3 गुने 3 पे पावर 3 गुने 2 गुने 5, 3 पे पावर 2 गुने 2 पे पावर 2 गुने 5 का मासा क्या होगा। बहुत सिंपल कर दिया। देखो सब में कॉमन क्या है, सबसे पहले तो इसमें 2 को 3 है, इसमें भी 2 3 3 के पावर 2 दोनों में कॉमन है, दोनों में सेम। कॉमन मतलब क्या, ऐसा चीज़ जो दोनों के पास है, ऐसा चीज़ जो इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो 3 के पावर 2 इसके पास था, इसके पास भी था, इसके पास 2 है, 2 के पावर 1 है, इसके पास भी है, इसके पास 5 के पावर 1 है, इसके पास भी। इसको अब हम लोग गुना कर देंगे तो 3 तिया के 9, 9 दूनी 18, 18 पचे 90। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बताइए समझ में आया। तो जो तरीका बता रहे ना, तरीका बस ध्यान में रखिए, और टाइप एकदम ऐसी रहेगा, क्वेश्चन का जो डिजिट है वो चेंज रहेगा, एकदम टाइप यही रहेगा। आप फटाक से इसको बना लीजिएगा।
ये हो गया हमारा 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन के बाद है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2, 10, 20 का लासा क्या होगा? 2, 10, 20 का लासा क्या होगा? लासा और मासा का अनुपात पूछा। अच्छा, इसमें दे दिया है 2, 10, 20। अब इसका पूछ रहा है लासा यानी एलसीएम, मासा यानी एचसीएफ का अनुपात। लासा और मासा का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो आप फटाक से कहिएगा इसका एलसीएम होगा 20 और इसका एचसीएफ होगा 2, तो ये कटेगा 10/1 में, जो कि आ जाएगा 10:1। 10:1 कहाँ है? 10:1 ये वाला है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये समझिए। पहले हम क्यों कह दिए कि इसका एलसीएम 20 होगा, इसका एचसीएफ 2 होगा? क्योंकि एलसीएम एचसीएफ क्या है? एलसीएम वह संख्या है जो कि दिए गए संख्याओं का थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कि बड़ा संख्या होता है लेकिन जो तीनों से कटता है। एलसीएम कौन सा संख्या होता है? वह संख्या जो दिए गए संख्या से ठीक बड़ा हो। ठीक बड़ा हो मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक बड़ा हो, उससे लगले बड़ा हो और कटाता तीनों से हो। तो तीनों से कौन सा? 20 है। 20 तीनों से कटेगा, 10 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 20 से भी कटेगा। और उसका एचसीएफ कौन है? वह छोटा संख्या जिससे वो सारी संख्या कट रही है और वो उससे ठीक छोटा हो। तो 2 से, यार नहीं विश्वास इसको निकाल के आप देख लीजिएगा, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बस दिमाग में इसको दौड़ा करके रखना है। फिर बोल रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको याद है कि 4 है, 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, 2 है। इसका मासा पूछ रहा है, तो मासा क्या हो जाएगा? दोनों का जब हम लोग मासा निकालेंगे तो वो हो जाएगा 2। दोनों का मासा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसमें कोई सोचने वाला बात है नहीं, दोनों का मासा 2 हो जाएगा। उसके बाद है हमारा 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन, यदि ए बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए बी का लासा क्या होगा? ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का लासा क्या होगा? दो संख्या जब अभाज्य दिया हुआ है, दो संख्या जब अभाज्य दिया हुआ है, दोनों अभाज्य है। दोनों कैसी संख्या है? अभाज्य है। दो संख्या जब अभाज्य दिया हुआ है और उसका एचसीएफ पूछेगा, एचसीएफ तो 1 होगा। दो संख्या जब अभाज्य दिया हुआ उसका एचसीएफ पूछेगा तो 1 होगा। और उसका एलसीएम, एलसीएम जब पूछेगा तो बस दोनों संख्या को गुना कर देना है। कब? जब अभाज्य रहेगा तब। तो ए और बी अभाज्य संख्या है, दोनों का एलसीएम पूछा तो उसको गुना कर दो, ए भी हो जाएगा। गुना कर दो, ए भी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन के बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो लगातार संख्याओं का मासा कितना होता है? 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो लगातार संख्याओं का मासा कितना होता है? तो आपको याद रखना है, दो लगातार संख्याओं का मासा 1 होता है। कितना होता है दो लगातार संख्याओं का मासा? 1। दो लगातार संख्याओं का मासा कितना होता है? 1 होता है। 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंडन, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 96 का अभाज्य गुणनखंडन 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 2 4 8 2 8 16 48। फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48, 24 दूनी 48। फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24। फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 3। 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुने 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 के पावर 5 गुने 3, जो कि आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। ये हमारा था 33 नंबर। 33 का आंसर कौन सा हो गया? सी हो गया। बताइए, समझ में आया? उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो आपको हमेशा याद रखना है, या तो दो परिमेय पूछे या तो दो अपरिमेय पूछे, दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? तो हमेशा याद रखना है अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत, अनंत होती है। ये हमारा 34 नंबर क्वेश्चन। 34 का क्या हो गया? अनंत हो गया। ठीक है। उसके बाद है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मासा 17 है, तो उसका लासा कितना है? सिंपल याद रखना है कि ए गुने बी, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है कि 8670 बराबर, और उसका मासा दे दिया है कि 17 है, और निकालना क्या है? एलसीएम 17 है। ये हो गया। अब सिंपल एलसीएम बराबर 8670/17। अब 17 से ये आपको देखना है कि 17 से हमारा ये कितना बार में कटेगा? 17 से ये हमारा कितना बार में कटेगा? तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो 17 पचे के 85, एक बचेगा, 17 एकम 17। हाँ, ये कटेगा। सबसे पहले देखिए 17 पचे के 85 तो एक बचा, 17 पचे के 85 तो एक बचा, फिर एक जो है इसके साथ चल गया तो वो जाएगा 17, तो 17 एकम 17 और 0 बचेगा, यानी 510 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 510। 35 का क्या हो जाएगा? 35 का डी हो जाएगा। 35 के बाद देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्याओं का रूप कौन सा है? कोई भी पूर्णांक m है, कोई भी पूर्णांक m है और उसको हम लोगों को सम संख्या निकालना है, तो इसका जो रूप होता है, इसका जो रूप होता है वो होता है 2m। 2m होता है। क्या होता है? 2m होता है। कोई भी आप एक पूर्ण संख्या ले लीजिए,
और उसको अगर हम लोगों को सम बदलना है तो बस 2 गुना कर दीजिए, वो सम हो जाएगा। जैसे कुछ भी ले लीजिए, 2 लीजिए तो 2 तो खुद सम है, जब इसको गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा जो कि सम रहेगा। अगर 3 विषम है, जब इसको 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा जो कि सम हो जाएगा। मतलब कोई भी पूर्णांक है उसमें जब 2 गुना करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ये हमारा 36 नंबर क्वेश्चन। 37 देखिए, कह रहा है कि पाई एक क्या है। पीछे पीछे बहुत पीछे हम लोग क्या पूछे थे कि 22/7 एक क्या है। तो जब आपको पूछेगा कि 22/7 क्या है, 22/7 क्या है, तो उस समय हम लोग क्या बोलेंगे कि ये परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पीछे ही बता दिए हैं आपको, इसमें समय देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन, 1/√2 एक किस प्रकार की संख्या है। ये भी सोचने वाला बात है। 1/√2 कैसी संख्या है, कितना हो गया 38। कौन सा क्वेश्चन हो गया, 38 है ना, 38 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, 38। पाई एक कैसी, 1/√2 कैसी संख्या है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। रूट है, रूट नीचे रहे चाहे ऊपर रहे, ये निकलेगा तब ना, निकलवे नहीं करेगा तो अपरिमेय होगा ना। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय, कौन सा अपरिमेय है। तो पूछ रहा है कौन सा अपरिमेय है, तो ना ही आपको इधर दिमाग लगाना है, ना ही इधर दिमाग लगाना है, ना ही इधर दिमाग लगाना है। आपको दिमाग लगाना है यहाँ, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या में कुछ भी गुना कर दीजिए वो रहेगा क्या, अपरिमेय संख्या। क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय में अगर हम अपरिमेय गुना करेंगे तब वो हो जाएगा परिमेय। ध्यान दीजिएगा हम जो बोल रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अपरिमेय में जब अपरिमेय गुना करेंगे तो वो हो जाएगा परिमेय, लेकिन अपरिमेय में अगर परिमेय गुना करते तो वो अपरिमेय ही रहता है। अपरिमेय में जब परिमेय गुना करते हैं तो वो अपरिमेय ही रहता है। अपरिमेय में जब परिमेय गुना कर दिए परिमेय तो वो क्या रहता है, अपरिमेय ही रहता है। तो वही अपरिमेय में परिमेय गुना किए, अपरिमेय रह गया। यानी 2 है परिमेय और पाई है अपरिमेय, दोनों को गुना करेंगे अपरिमेय ही रह जाएगा। यानी कि कौन अपरिमेय है, तो ये अपरिमेय है। अब जिसको नॉलेज नहीं है इस बात का, पगलाते रहेगा तो पगला नहीं। सिंपल तो बात है, बहुत सिंपल है, जो कि आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं इस बात को। अब इसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन, पाई/2 एक कैसी संख्या है। पाई/2 एक कैसी संख्या, तो पाई में कुछ गुना करो जो कि परिमेय है। अगर पाई में परिमेय गुना कर रहे हैं तो वो अपरिमेय ही रहेगा। अपाई में परिमेय भागा भी दे रहे हैं तो भी वो क्या रहेगा, अपरिमेय ही रहेगा। तो भी वो क्या रहेगा, अपरिमेय ही रहेगा। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 40 नंबर क्वेश्चन। 40 का कौन सा हो गया, 40 का हो गया बी। 40 के बाद है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या। तो इसका रूल हम पहले पीछे बता दिए हैं। कौन अपरिमेय संख्या, परिमेय कब रहेगा, जब ईल्ड हो जाएगा। जैसे 5.8 ईल्ड हो गया तो ये परिमेय हो गया। 6.42 इंड हो गया तो ये कैसे संख्या है, परिमेय संख्या। लेकिन जब इसको आप देखिएगा जो कि 0.120 फिर 1200 1200 ऐसे बढ़ते जा रहा है। ये पीछे हम बता दिए थे आपको कि अगर ऐसा दे दे 1.0 फिर 0 फिर 001 फिर 0001 तो ऐसा संख्या क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, तो ये हमारा कैसे संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। कैसे संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। बताइए समझ में आया। 41 नंबर क्वेश्चन समझ में आया। 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी अपरिमेय संख्या a का व्युत्क्रम 1/a क्या होगा। पहली तो बात वो अपरिमेय संख्या था। हमारा 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे पहली बात तो वो अपरिमेय संख्या था। कैसा संख्या था, अपरिमेय संख्या था। अब उसको उलट दो, पलट दो, चाहे उठा के फेंक दो, चाहे उसको कितना कुछ करो, वो अपरिमेय का अपरिमेय ही रहेगा। अपरिमेय के अपरिमेय ही रहेगा। किसी अपरिमेय संख्या a है उसका व्युत्क्रम भी अगर हम कर देंगे तो वो अपरिमेय ही रहेगा, वो चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, नहीं चेंज। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। सिंपल से देखिए कौन सा परिमेय संख्या है। तो अगर अपरिमेय है और अपरिमेय है दोनों को जोड़ेंगे तो वो अपरिमेय ही रहेगा। √5 + √5 जुटेगा तो 2√5 होगा। क्या होगा, 2√5 जो कि अपरिमेय ही रहेगा। अब एक अपरिमेय है एक परिमेय है, इसको भागा देंगे तभी ये परिमेय रहेगा, क्योंकि तो कटेगा थोड़ी, सत्य किस कट थोड़ी जाएगा, क्योंकि ये परिमेय परिमेय तो कटेगा ही नहीं। रूट में अंदर अंदर ही रह जाएगा, ये यही रह जाएगा। √21/7 ही रह जाएगा। 1/√3 नीचे अपरिमेय है ऊपर परिमेय है जो कि अपरिमेय ही रह जाएगा। लेकिन जब अपरिमेय अपरिमेय गुना कर रहे हैं तो ये गुना होकर के 11 हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा जो कि परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा संख्या परिमेय हो गया, ये वाला संख्या हमारा परिमेय हो गया। कोई दिक्कत है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या। ये पूछ रहा है कि 2 तथा 2.5 के बीच का कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ पहले सीखना पड़ेगा। क्या चीज़ सीखना पड़ेगा कि 2 किसका रूट निकालते हैं, क्योंकि जब ऑप्शन रूट में रहे तब की बात कर रहे हैं। जब ऑप्शन रूट में है तब की बात कर रहे हैं कि 2 तथा 2.5 के बीच कौन सा अपरिमेय संख्या है, ये वाला कौन सा। तो सबसे पहले सोचिए कि 2 को रूट में हम कैसे लेके जाएंगे, तो 4 √4 यानी 2, बात तो बराबर है, √4 बोलो चाहे 2 बोलो, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √4। इसी प्रकार से 2.5 को क्या लिख सकते हैं, तो 2.5 को हम लोग लिख सकते हैं 6.25 का रूट।
देख लीजिए इसको, 6.25 को जब आप रूट से निकालिएगा तो 2.5 होगा। अब आप बस इतना देखिए कि √4 और √6.25 के बीच में कौन सा संख्या है, क्या ये √11 है या ये है, ये नहीं, ये हो जाएगा हमारे बीच वाली संख्या। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत है इसमें? दिक्कत है, समझ में आया? नहीं। बस इसका क्या करना है, देखना है कि इसके बराबर हम कौन से रूट वालों को लिख सकते हैं। इसके लिए 6.25 को जब रूट में निकालेंगे 2.5 के बराबर होगा, यानी इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। 2 को √4 के बराबर लिख सकते हैं और दोनों के बीच का संख्या हमारा हो जाएगा √5। कोई दिक्कत है किसी प्रकार का? नहीं दिक्कत है। उसके बाद हमारा देखिए 45 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 45 नंबर, अगर p एक अभाज्य संख्या है तो √p क्या होगा? p अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या आप ले लीजिए, कोई भी अभाज्य संख्या आप ले लीजिए, जैसे कि हम ले लिए 7, हम ले लिए 29। जब उसको रूट में डालिएगा तो वो अपरिमेय संख्या ही रहेगा। कैसी संख्या रहेगा? अपरिमेय संख्या। कोई भी अभाज्य संख्या आप ले लीजिए, जब उसको आप रूट में डालिएगा तो वो अपरिमेय संख्या ही रहेगा। कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, उसको रूट में डालिएगा तो वो अपरिमेय संख्या ही रहेगा। समझ में आया? 45 मात्र 50 क्वेश्चन था, 45 पहुंच चुके हैं। 46 नंबर क्वेश्चन। 46, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के योग का अंतर, योग या अंतर क्या होता है? तो परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय और अपरिमेय संख्या, पहला परिमेय है, पहला क्या है? परिमेय है, पहला परिमेय है, और दूसरा क्या है? अपरिमेय है। दूसरा क्या है? अपरिमेय है। दूसरा क्या है? अपरिमेय। इसको चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, जोड़ो चाहे घटाओ, अगर जोड़ घटाव की बात हो रहा है, जोड़ घटाव की, जोड़ो या घटाओ, तो वो हमेशा का हमेशा अपरिमेय ही रहेगा। कैसा संख्या रहेगा? अपरिमेय। यानी 46 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 46 का आंसर बी हो जाएगा। कैसा संख्या रहेगा? अपरिमेय संख्या रहेगा। अगर आपको दे दिया है परिमेय और अपरिमेय, या तो उसको जोड़ो या तो घटाओ, वो अपरिमेय संख्या ही रहेगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखो, 47 नंबर क्वेश्चन 47 कह रहा है निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? अब देखिए यहीं पे स्टूडेंट क्या करता है, चटाक से आंसर मार के आया, फटाक से उसका गलत हो जाता है। वो देख लिया कि अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, मतलब अपरिमेय खोज लेगा फटाक से कि अच्छा ये अपरिमेय। पहले बात समझो, ये अपरिमेय है नहीं पूछ रहा है। इतना बहुत स्टूडेंट को हम पूछते हैं, ये गलती होता है क्योंकि वो हड़बड़ी में रहता है। देखा कि अपरिमेय नहीं है, उसको लगा पूछ रहा है अपरिमेय है, जो लग जाता है। तो अपरिमेय उसको लगता है ये है, चलो मार के भाग गया, हो गया काम उसका। लेकिन इस समय क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कहीं पर नहीं यूज है, कहीं पर हाँ यूज है, क्या यूज है उसको ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है कि अपरिमेय नहीं है तो वो क्या होगा? अपरिमेय नहीं होगा तो परिमेय होगा। जैसे कि हम कोई लड़का को बोलेंगे कि कार न है मतलब गोर है, या बोलेंगे गोर न है मतलब कार है, हाँ ये ना होगा। अब बोलेंगे कार है तो कार है, लेकिन कार नहीं है तो क्या है? गोर है। सिंपल बात, सांवला भी हो सकता है, ठीक है। तो वो ऐसा, ये इसके लिए नहीं बोल रहे हैं हम, इसके लिए बोल रहे हैं समझाने के लिए। तो अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय कौन नहीं है? यानी कि परिमेय है, तो ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, लेकिन ये जो है 8 × 8 = 64, 9 × 9 = 81, ये हमारा परिमेय है। 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बताइए, तो टाइम है आपके पास? नहीं है, फटाक से बनाइए। 47 हो गया। 47 के बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी होगी? जब भी लगातार पूछे, जब भी लगातार पूछे, कहाँ से? 0 से। कहाँ से? 0 से। जब भी लगातार पूछे और क्या पूछे? विषम संख्या, तो कुछ न उसको आधा कर देना। जैसे 50 पूछा है तो 50 के आधा कर दो, जो कि 25 होगा, यानी कि कुल 25 विषम संख्या होगा। कुल कितना विषम संख्या होगा? क्योंकि ये रेशियो है कि जितना अगर, लेकिन ये याद रखना है 0 से। कहाँ से? 0 से। तो 0 से लेकर के 50 तक कुल कितना संख्या है? लगातार, लगातार की बात कर रहे हैं। जब लगातार संख्या रहेगा 0 से 50 तक है तो लगातार रहेगा, तब कहाँ से? 0 से। तब एक संख्या परिमेय होता है, एक अपरिमेय, सॉरी, एक संख्या सम, एक विषम, सम विषम, सम विषम, सम विषम होते जाता है, यानी कि उसके आधा, हाफ क्वांटिटी रहता है। यानी कि 0 से 50 तक कुल कितना संख्या? 50। लगातार है इसीलिए, तो उसको क्या करेंगे? डायरेक्ट 2 से भागा देंगे, जो कि 25 हो जाएगा। सोचना ही नहीं है इसमें, हम लोगों को सोचना ही नहीं है। कह रहा है कि 6x⁴y और 12xy दोनों का महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक यानी HCF। HCF यानी जो कॉमन चीज़ है, वैसे चीज़ें जो दोनों के पास है। तो दोनों के पास क्या क्या है? सबसे पहले तो 6 दोनों के पास है, और इसके पास क्या है? x दोनों को, इसके पास क्या? y है। यानी कि इसके पास क्या बचेगा? इसके पास बचेगा सिर्फ x⁴। इसके पास क्या बचेगा? इसके पास बचेगा 6 दूनी के 12, 2। ये है, यानी कि महत्तम दोनों में सेम चीज़ क्या है? तो 6xy। 6xy कहाँ? यहाँ है। हमारा आंसर ये होगा। जितना भी क्वेश्चन लाए हैं सब एकदम पूछा गया क्वेश्चन है, और ये अगर आप एक बार देख लेते हैं। और मैथ में क्या है? मैथ में है आपको बस यही कि चीज़ वही रहेगा, बस डिजिट चेंज रहेगा। समझ में आ रहा है ना? ये हो जाएगा हमारा। किसी प्रकार का दिक्कत है? नहीं दिक्कत। 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा है इस चैप्टर का। 3 + √3 और 3 - √3 एक परिमेय संख्या है। सही बात है कि गलत बात है? 3 + √3 और 3 - √3, जो कि आपको एक फॉर्मूला पता होगा, a + b × a - b
जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग करेंगे ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस 3, 3 तिया 9 में से 3 गया कितना बचा 6। तो 6 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। यानी कि ये पूछ रहा था कि 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है? हाँ नहीं। कहाँ नहीं जा सकता? ए और बी दोनों। हाँ है। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। यानी कि जितना भी क्वेश्चन ये दिया गया रहेगा पूरा मैथ में, सबका 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 टाइप वही रहेगा, टाइप वही रहेगा, लेकिन डिजिट चेंज रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैथ का ऑब्जेक्टिव आपसे एक भी नहीं छूटे, तो मेरा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सीरीज आप जरूर देख लीजिएगा, जो कि चैप्टर 1 से लेकर के पूरा चैप्टर तक रहेगा। और ज़्यादा नहीं, एक चैप्टर के लिए मात्र 50 से 60 क्वेश्चन लाएंगे, और उतना से ज़्यादा क्वेश्चन मैथ में ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही नहीं। मैथ के ऑब्जेक्टिव में उतना से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा ही। अगर कोई कभी ऑब्जेक्टिव टच भी नहीं किया, यहाँ से अगर पढ़ लेगा, उसको धुआंधार नंबर लाएगा, कोई प्रकार के दिक्कतें नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो आप इतना जरूर कीजिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को खुद से भी कोशिश कीजिएगा। अगर हो रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है उसको सीख लीजिए और फिर से ट्राई कीजिए, और फिर से कीजिए, और अगर पसंद आए दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। तो अगर आप मैथ के ऑब्जेक्टिव अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और ऑब्जेक्टिव का पूरा सीरीज आप चाहते हैं, पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहते हैं, तो 1 से लेकर के मात्र 15 वीडियो में हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा गया और वैसा ही पूछता ही, उससे बाहर कुछ पूछेगा ही नहीं। पूरा वीडियो देख लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। आप अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर कर पाइएगा।